Hello students, you are welcome to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will study subgroup, normal subgroup and permutation group. So students, in this video lecture, first we will see what is subgroup, then we will discuss some property of subgroup and their proofs. Then we will study what is normal subgroup and some related theorems, and then we will study permutation group and various types of permutation. So first, let's see what is subgroup. A non-empty subset H of group G is called subgroup of G. मतलब कि आपका अगर कोई ग्रुप है G, then उसका कोई भी non-empty subset H subgroup कहलाएगा. इस केस में अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. फर्स्ट, H is stable for the composition in G and second is H is a group for the composition in G. इन दोनों का मतलब क्या है? यानी कि जो G का ऑपरेशन है, ग्रुप के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा, तो G का जो भी ऑपरेशन है, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो m या मल्टीप्लिकेटिव एडिशन m, तो कोई भी ऑपरेशन है G का, उस ऑपरेशन के साथ H भी स्टेबल होगा. इट मींस H के साथ भी वही ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा. एंड सेकेंड इज कि H इज अ ग्रुप फॉर द कंपोजिशन इन G. इट मींस H आपका ग्रुप होगा. ग्रुप का मतलब होने का क्या है कि H भी आपका उन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा जो ग्रुप की होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर, सेकेंड एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज existence of inverse. So students, we can say subgroup क्या होता है? किसी भी ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट H सबग्रुप कहलाएगा. किस केस में? when H is stable for the composition in G and second is H is a group for the composition in G. So now we are clear with the concept of subgroup. Now we will discuss some of its properties. So student, first property is that identity of subgroup is same as that of G. इट मीन्स आइडेंटिटी जो ग्रुप की होती है वही उसके सब ग्रुप की होती है. राइट. तो इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है. हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि जो ग्रुप की होगी आइडेंटिटी वही हमारे सब ग्रुप की होगी. सो वी विल सी. लेट हमने इमेजिन किया कि E डैश एंड E आर द आइडेंटिटीज ऑफ H एंड G रिस्पेक्टिवली. E डैश और E डैश H की आइडेंटिटी है और G की आइडेंटिटी है E. हमने अज्यूम किया. देन इफ A बिलोंग्स टू H will imply that E dash A equal to A. यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. क्योंकि अगर H हमारा सब ग्रुप है तो H ग्रुप H में ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी होंगी. राइट. क्योंकि H एक ग्रुप होगा अगर सब ग्रुप है तो हम कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से हमने E डैश A निकाले तो हमें A मिलेगा. राइट. इसको हमने लेट्स से इसको हमने बोला इक्वेशन 1. देन अगर ये ए एच में है तो मे बी ये एच ए स्मॉल ए जी में भी होगा क्योंकि जी का ही सब ग्रुप एच है. सो इफ वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू जी, इट विल इम्प्लाई दैट ई डॉट ए इक्वल टू ए. क्योंकि ये भी हमने क्या लगाई? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ई डॉट ए करेंगे तो आपको वापस ए ही मिलेगा. देन वी से इट सेकेंड इक्वेशन. तो अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आर एच एस हमारी इक्वल है. दोनों साइड ए ए है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं तो हम कहेंगे ई डैश ए इक्वल टू ई ए. हमने लिखा ई डैश ए इक्वल टू ई ए से ए कैंसिल आउट. देन वी आर गोइंग टू फाइंड दैट ई डैश इक्वल टू ई. ई डैश हमारा ई के बराबर आ चुका है. इट मींस हमने जो आइडेंटिटी अलग अलग एज्यूम की थी कि एच की आइडेंटिटी ई डैश है और जी की आइडेंटिटी ई है, बट ये इक्वल होकर आ गई है. इट मींस कि दोनों आइडेंटिटी सेम ही होंगी. यानी कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वही हमारे सब ग्रुप की आइडेंटिटी होगी. होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट सेज कि किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स वही होगा जो कि उसका ग्रुप में इनवर्स है. राइट. यानी कि अगर ए का इनवर्स लेट्स से ग्रुप में बी है तो एच में भी उसका इनवर्स बी ही होगा. राइट. तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं. इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने दो इनवर्स अज्यूम किए. लेट्स से बी एंड सी आर टू इनवर्स. बी और सी दो इनवर्स हैं तो हम यहाँ पर अगर इनवर्स प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारा क्या होता है कि बी डॉट ए इक्वल टू ई डैश मिलेगा एंड सी डॉट ए इक्वल टू ई मिलेगा. राइट. क्योंकि बी और ए वो एलिमेंट है, बी इनवर्स है तो ई डैश देगा. ई डैश एच की आइडेंटिटी है एंड सी ए करे तो ई मिलेगा. ई जी की आइडेंटिटी है. राइट. तो हमें पता है दोनों आइडेंटिटी इक्वल है. ई डैश इक्वल टू ई. अभी हमने जस्ट थ्योरम पढ़ी है इससे ऊपर वाली. क्योंकि ग्रुप और सब ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल होगी. यानी कि हम बी ए वाले टर्म को सी ए के इक्वेट कर सकते हैं, सी ए के इक्वल रख सकते हैं.
तो हमने दोनों को इक्वल रखा, then we can see that a से a हम कैंसिल आउट कर दे तो क्या मिला, b equal to c मिला, which states clearly that inverse is same, a का इनवर्स एक ही होगा, दोनों ही होंगे, right? Then we will see next third property, the order of an element a belongs to h is same as the order of that as an element of g. इट मीन्स कि अगर किसी भी ए एलिमेंट का ऑर्डर एच में सेम वही होगा जो कि उसका जी में ऑर्डर है, राइट? तो ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है ए की पावर एन इक्वल टू ई, राइट? हम क्या लिखते हैं, ए की पावर एन इक्वल टू ई, तो हम कहते हैं कि एन उसका ए का ऑर्डर है, राइट? ये हमारी ऑर्डर की हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ए की पावर एन इक्वल टू ई होने पर हमारा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कहलाता है ए का एन, राइट? सो हम यहाँ पर देख सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच एक सब ग्रुप है जी का एंड के एच का सब ग्रुप है, राइट? यानी कि जी का सब ग्रुप एच है और एच का सब ग्रुप के है, तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि के जी का भी सब ग्रुप होगा, राइट? सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब ग्रुप। फर्स्ट चीज की आइडेंटिटी दोनों ग्रुप की और सब ग्रुप की सेम होगी। अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इन्वर्स एच में है, जो एलिमेंट एच में है वही उसका इन्वर्स जी में होगा, राइट? ऑर्डर दोनों ग्रुप का और सब ग्रुप का किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालें तो सेम होगा, थर्ड प्रॉपर्टी थी। एंड अगर किसी ग्रुप का सब ग्रुप एच है और एच का सब ग्रुप के है तो के जी का भी सब ग्रुप कहलाएगा, राइट? सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब ग्रुप. Now we will discuss some theorems based on the subgroup. So our first theorem says if H is any subgroup, H अगर कोई subgroup है then H equal to H, it means double H equal to H prove करना है. So student इस theorem को prove करने के लिए हम क्या लेकर चलेंगे? First of all हम double H को H का सबसेट बता दें, सेकेंडली हम H को डबल H का सबसेट बता दें, तो अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं इट मीन्स दोनों इक्वल होंगे, राइट? हमें यही प्रूव करना है, यही कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे. तो अब हम प्रूफ देखते हैं इसका. लेट H1 बिलोंग्स टू H, एक एलिमेंट लिया, एंड H2 बिलोंग्स टू H, दो एलिमेंट लिए H के, H1 एंड H2, राइट? तो ये दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी से दे विल इम्प्लाई दैट H1 डॉट H2 बिलोंग्स टू H, राइट? क्योंकि अगर एक एलिमेंट है H1, दूसरा एलिमेंट है H2, तो अगर हम इनका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ग्रुप में होना चाहिए, मींस H में बिलोंग करेगा, राइट? H1 डॉट H2 बिलोंग्स टू H. नाउ अगर हम LHS की मल्टीप्लाई करें तो H1 की मल्टीप्लाई H2 से एंड H की मल्टीप्लाई H से हो जाएगी, राइट? तो हमें मिलेगा H1 डॉट H2 बिलोंग्स टू डबल H एंड इट विल इम्प्लाई दैट राइट हैंड साइड एज इट इज लिख देंगे H1 H2 बिलोंग्स टू कैपिटल H. तो इससे हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है H1 H2 ये डबल H को भी बिलोंग कर रहा है और H1 H2 आपका ये सिंगल H को भी बिलोंग कर रहा है, राइट? तो इस केस में हम कह सकते हैं कि डबल H इज अ सबसेट ऑफ H, राइट? इसे हमने बोला इक्वेशन 1. नाउ अब हम अगर सेकेंड टाइम में दिखा दें कि H इज सबसेट ऑफ डबल H, तो हम कह सकते हैं कि डबल H विल बी इक्वल टू H, राइट? तो हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं क्योंकि H इक्वल टू H ई लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट है H, सपोज कैपिटल H का एलिमेंट है तो हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से ही लिख सकते हैं. नाउ लेट H बिलोंग्स टू H एंड E बिलोंग्स टू H, दो एलिमेंट हैं. Since H belongs to H will imply that HE belongs to double H, यानी कि हमने क्या करा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, H की E से और H की इस H से, राइट? इस इक्वेशन में एंड लगाया तो हमने दोनों की मल्टीप्लाई की, कंबाइन कर दिया इन दोनों टर्म्स को, तो हमें मिलेगा HE belongs to double H. अगर हम देखें तो ये भी H के इक्वल होगा, H डॉट इक्वल टू H होगा. सो एक एलिमेंट है H जो कि कैपिटल H को भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर भी H है जो डबल H को भी बिलोंग कर रहा है. सो इन दिस केस वी कैन राइट इट एज H is a subset of double H. इसे हमने इक्वेशन 2 बोला. So now from equation 1 and 2 we can say that double H is equal to H, और यही हमें प्रूव करना था, right? Hope this is clear to you. Now we come to our next theorem based on this subgroup. Next theorem says that if H and K are any element of group G, then HK का whole inverse equal to K inverse H inverse, right? हमें ये प्रूव करना है this statement. तो इसे प्रूव करने के लिए हमने एक एलिमेंट लिया x जो कि LHS को बिलोंग करता है, राइट? सो हम प्रूफ में कह रहे हैं लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ HK का होल इनवर्स. एक x एलिमेंट लिया जो कि उसको बिलोंग करता है HK के होल इनवर्स को. देन x की वैल्यू हम HK का होल इनवर्स ले सकते हैं वेयर
फॉर ऑल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, राइट। हमने यानी कि इस h का एक स्मॉल h एलिमेंट लिया और इस k का एक स्मॉल h एलिमेंट लिया, तो हमने बोला कि जो x है वो स्मॉल h स्मॉल k का होल इनवर्स है, राइट। अब हमने एक इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो होती है एच के का होल इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, राइट। तो एच के का होल इनवर्स यानी कि ए बी का जो होल इनवर्स है, मैं बताती हूँ आपको। हमारी एक प्रॉपर्टी है कि ए बी का आपको होल इनवर्स निकालना है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स डॉट बी इनवर्स, राइट। तो ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स के बराबर होता है, ये आप ए इनवर्स कंसीडर कीजिएगा उसे। ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स के बराबर होता है बी का होल, सॉरी बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के बराबर होता है बी इनवर्स, मैं इस तरह से लिख रही हूँ बी इनवर्स डॉट ए की पावर -1, राइट। तो हम ए बी के होल इनवर्स को लिख सकते हैं बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो ये वही हमने यहाँ किया है। हमने क्या किया, इसको एच के होल इनवर्स को लिखा के इनवर्स डॉट एच इनवर्स। अब ये एलिमेंट किसे बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट, क्योंकि के किसका एलिमेंट है, स्मॉल के जो है वो कैपिटल के का एलिमेंट है, तो हमने के इनवर्स लिखा। और स्मॉल एच किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच इनवर्स का, तो हमने स्मॉल एच इनवर्स को लिखा कैपिटल एच इनवर्स, राइट। तो के इनवर्स एच इनवर्स विल बिलोंग टू कैपिटल के इनवर्स एच इनवर्स। तो हम एक्स बिलोंग करके लेके चले थे इस वाले को, एच के का होल इनवर्स को, एंड x बिलोंग्स टू यहाँ पर आ रहा है k इनवर्स h इनवर्स, राइट। यानी कि सेम एलिमेंट को हम इसका एलिमेंट लेकर चले थे, बट वो उसका एलिमेंट भी प्रूव हो गया k इनवर्स h इनवर्स वाले टर्म का। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला टर्म इसका सबसेट होगा, राइट। तो hk का होल इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ k इनवर्स h इनवर्स। नाउ कन्वर्सली व्हाट वी विल प्रूव दैट राइट हैंड साइड विल आल्सो बी अ सबसेट ऑफ LHS, राइट। तो उस केस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम ये वही प्रूव करेंगे अगेन। लेट y be any arbitrary element of k inverse h inverse। हमने एक y एलिमेंट लिया जो कि k inverse h inverse को बिलोंग कर रहा है, y be any arbitrary element of k inverse h inverse। तो y belongs to, क्योंकि कैपिटल A को स्मॉल k एक एलिमेंट है और कैपिटल H का स्मॉल h एक एलिमेंट है, सो y belongs to k inverse h inverse। फॉर ऑल हम कह सकते हैं स्मॉल k belongs to कैपिटल K एंड स्मॉल h belongs to कैपिटल H। नाउ इसकी जगह अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसकी जगह हम वापस एच के का होल इनवर्स लिख सकते हैं, राइट। और क्योंकि एच कैपिटल एच का एलिमेंट है, तो हमने यहाँ कैपिटल एच लिखा, दिस विल बिलोंग टू कैपिटल एच, और स्मॉल के विल बिलोंग टू कैपिटल के, सो हम इसे एच के होल इनवर्स को लिख सकते हैं कैपिटल एच के का होल इनवर्स, राइट। तो हम इसे स्मॉल वाई एलिमेंट को इसका एलिमेंट लेकर चले थे कि इसे बिलोंग करता है, बट यहाँ पर आ गया एच के का होल इनवर्स, यानी कि स्मॉल वाई एक एलिमेंट है जो इसे भी बिलोंग कर रहा है, इस टर्म को, इस वाले टर्म को, एंड स्मॉल y दिस टर्म को भी बिलोंग कर रहा है, इस वाले टर्म को। सो वी कैन से दैट इट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। तो इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसे लेट्स से मैंने बोला इक्वेशन 1, एंड जो हमने अभी सॉल्व किया है उसे मैंने बोला इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, LHS और RHS दोनों सबसेट पॉसिबल उसी केस में होंगे जब दोनों इक्वल हो। हेंस वी कैन से दैट दिस टर्म एच के का होल इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स, राइट। यानी कि सेट के लिए भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, एंड ये प्रॉपर्टी आप सब ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, होल इनवर्स वाली, राइट। नाउ let's see another theorem based on this topic, and the theorem says if H is any subgroup of G then H inverse equal to H। अगर H कोई भी सबग्रुप है G का तो उस केस में H inverse will be equal to H। तो इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे, लेट H inverse be an arbitrary element of capital H inverse then small h belongs to capital H, राइट। हमने ये लिया, इसको भी हम सेम उसी वे में प्रूव करेंगे, एक बार एच इनवर्स को एच का सबसेट दिखा देंगे, एक बार एच को एच इनवर्स का सबसेट दिखा देंगे, राइट। सेम उसी वे में जिस वे में हमने अभी प्रीवियस थ्योरम प्रूव की थी, LHS को RHS का सबसेट और RHS को LHS का सबसेट दिखाकर, राइट। सो नाउ H इज अ सबग्रुप ऑफ G, देयरफॉर H belongs to कैपिटल H, एक एलिमेंट लिया स्मॉल h जो कि कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है, दिस विल इम्प्लाई दैट H इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि H अगर सब ग्रुप है तो H में ग्रुप की भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ग्रुप की प्रॉपर्टी में से हमने कौन सी ले ली, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी कि अगर स्मॉल h है तो स्मॉल h का एलिमेंट भी ग्रुप में होगा, बिल्कुल राइट। तो स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H विल इम्प्लाई दैट H इनवर्स भी बिलोंग करेगा कैपिटल H को। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
सो नाउ दस हम RHS के लिए क्या लिख सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड इनवर्स ले लूँ तो हम कह सकते हैं H इनवर्स विल बिलोंग टू कैपिटल H इनवर्स, राइट, एंड RHS एज इट इज लिखी, H इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो एक एलिमेंट है जो कि है H इनवर्स, और राइट हैंड साइड में भी एक एलिमेंट है H इनवर्स। ये एलिमेंट H इनवर्स को भी बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट H को भी बिलोंग कर रहा है, सो वी कैन से दैट H इनवर्स विल बी सबसेट ऑफ H। इसे हमने बोला इक्वेशन 1, लेट्स से इक्वेशन 1। अब हम सेकंड पार्ट में से क्या प्रूव कर देंगे कि H भी H इनवर्स का सबसेट होगा, राइट। तो हम किस तरह प्रूव करेंगे, अगेन हमने क्या लिया, यहाँ पर लिया H बिलोंग्स टू कैपिटल H, राइट। हमने लिया कि एक स्मॉल h एलिमेंट है जो कि कैपिटल H को बिलोंग कर रहा है, इट विल इम्प्लाई दैट इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। देन हम इस साइड, अब हम राइट हैंड साइड दोनों साइड इनवर्स ले लेते हैं, तो ये H इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स मिलेगा, क्योंकि हमें पता है A इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू A के बराबर होता है, तो H इनवर्स का इनवर्स H हो जाएगा, इसे हम H लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू H इनवर्स। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम लेकर चले थे H बिलोंग्स टू कैपिटल H, और ये जो H है आपका इनवर्स को भी बिलोंग कर रहा है, H इनवर्स को भी बिलोंग कर रहा है, so we can say that H is a subset of H inverse. So this was our equation first, H inverse is a subset of H, right? This was equation first and this is equation second. So equation first और second को अगर हम देखें तो ये तभी possible है जब दोनों LHS और RHS आपस में बराबर होंगी, so we can say H equal to H inverse, यही हमें prove करना था, right? So hence the theorem proved. Now we will see another theorem. ये सारी theorems आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट theorems है. So now we will see another important theorem and ये आपकी UPTU एग्जाम्स में पूछी हुई है. So हम यहाँ theorem को देखते हैं. सबसे पहले ये theorem हमें बोल रही है कि अगर दो सब ग्रुप है हमारे पास H1 H2 ग्रुप किसी ग्रुप के, तो हमारा H1 इंटरसेक्शन H2 भी एक सब ग्रुप होगा G का, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार आपकी आई हुई है थ्योरम। तो हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से H1 और H2 हमारे ग्रुप के दो सब ग्रुप हैं, राइट. तो ये कभी भी नल नहीं होंगे, क्यों नल नहीं होंगे, ये कभी भी फाई नहीं होगा इनका इंटरसेक्शन सेट, H1 और H2 का इंटरसेक्शन फाई नहीं मिलेगा हमें। रीजन इज कि दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन होगा, राइट. क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कॉमन होगा, क्योंकि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी वही सब ग्रुप की आइडेंटिटी होती है, तो H1 की भी आइडेंटिटी वही होगी और H2 की भी आइडेंटिटी वही होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि ये नल सेट तो नहीं मिलने वाला दोनों का इंटरसेक्शन, सिंस एटलीस्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट E is common to both H1 and H2, यही मैंने आपको अभी बताया. Now, in order to prove H1 intersection H2 subgroup, it is sufficient to prove that. अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें कि अगर एक एलिमेंट H इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट B इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, सो वी हैव टू प्रूव दैट AB इनवर्स विल बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2. हमें ये प्रूव करना है कि AB इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग करेगा, राइट. तो अब हम देखते हैं इसे किस तरह से प्रूव करेंगे. नाउ लेट्स सी दैट A belongs to H1 intersection H2 will imply that A belongs to H1 and A belongs to H2. Now B belongs to इसके इंटरसेक्शन को it will imply that B belongs to H1 and B belongs to H2. अब हम ये देख सकते हैं कि H1 और H2 दोनों सब ग्रुप है, therefore A belongs to H1, B belongs to H1 will imply that AB inverse belongs to H1, right. Then A belongs to H2, B belongs to H2 will imply that AB inverse belongs to H2. क्योंकि सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एलिमेंट हैं जो सेम उसको बिलोंग करे तो हम कह सकते हैं AB इनवर्स H1 को बिलोंग करेगा. सिमिलरली AB अगर H2 को बिलोंग करे तो AB इनवर्स H2 को बिलोंग करेगा. अब इस इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, लेट्स से मैंने इसे बोला इक्वेशन 1 एंड नेक्स्ट इक्वेशन को बोला मैंने इक्वेशन 2. तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो उस केस में क्या होगा, एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है. अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं H1 H2 का, तो AB inverse belongs to H1, AB inverse belongs to H2 will imply that AB inverse belongs to दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, राइट. हमें यही प्रूव करना था. सो वी कैन से दैट H1 intersection H2 will also be a subgroup क्योंकि इसमें AB inverse exist कर रहा है, राइट. Now we see one more question on the subgroup and it says that union of, अभी हमने देखा इंटरसेक्शन के लिए, हम देखते हैं यूनियन कि दो सब ग्रुप का यूनियन करें तो जरूरी नहीं है कि वो भी सब ग्रुप होगा, राइट. इसे प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं.
लेट्स से जी हमारा एक ग्रुप है, उसमें एडिटिव ग्रुप इंटीजर आ रहे हैं, यानी कि एडिटिव ग्रुप है और इंटीजर्स हमने लिए हुए हैं, राइट। इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हैं। अब हमने इनका एक सब ग्रुप लिया H1, इसमें इवन नंबर्स लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सारे, एंड H2 ग्रुप में हमने 3 के मल्टीपल्स लिए, राइट। तो बोथ आर द सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि जी में सारे इंटीजर्स कवर हो रहे हैं, तो H1 और H2 हमने दो सब ग्रुप लिए। नाउ अगर मैं H1 H2 का यूनियन करती हूँ तो इसमें ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे 0 2 3 4 6 9 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज मिलेंगी आपको। नाउ अगर यूनियन को हम ऑब्जर्व करें तो यूनियन हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, राइट। तो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं करता तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा, और ग्रुप नहीं होगा तो H1 यूनियन H2 एक सब ग्रुप भी नहीं कहलाएगा, राइट। अब हम ये देखते हैं कि क्लोजर क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेट्स से मैंने एक एलिमेंट लिया 3 और दूसरा एलिमेंट लिया 4, राइट। 3 + 4 अगर मैं करती हूँ तो कितना मिला 7, बट हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि इनके यूनियन में 7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। या तो 2 के मल्टीपल्स होंगे या 3 के मल्टीपल्स होंगे, तो 7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंस 3 + 4 = 7 डज नॉट बिलोंग टू H1 यूनियन H2, therefore it is not a subgroup of G। होप ये सारी थ्योरम्स आपको क्लियर होंगी। नाउ we move on to our next topic, that is normal subgroup। So what is normal subgroup? A subgroup H of a group G is said to be normal subgroup of G if for every X belongs to G and for every H belongs to capital H, this term X H X inverse belongs to H। This is the condition for a subgroup to be normal subgroup, right। यानी कि हमने कहा कि किसी भी ग्रुप G का H एक सबग्रुप है और एक एलिमेंट है X जो कि G को बिलोंग करता है, और एक H एलिमेंट है जो कि आपका स्मॉल h यानी कि सब ग्रुप को बिलोंग करता है। तो अगर H में इस तरह का टर्म एग्जिस्ट कर रहा है X H X इनवर्स बिलोंग्स टू सब ग्रुप, तो हम कहेंगे कि ये सब ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, H नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, राइट। सो अब हम नॉर्मल सब ग्रुप पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। अभी तक हमने सब ग्रुप की सारी थ्योरम्स देखी है। नाउ वी विल सी सम थ्योरम्स बेस्ड ऑन नॉर्मल सब ग्रुप। सो आवर फर्स्ट थ्योरम सेज दैट a subgroup H of a group G is normal if X H X inverse equal to H for all X belongs to G। यानी कि ये टर्म हमें नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए, अब यहाँ पर डबल इफ दिया है, राइट। नॉर्मल सब ग्रुप होने की कंडीशन हमें पता है X H X इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करने के लिए दोनों तरह से लेकर चलना होगा। एक बार हम इसे इक्वल ले लेंगे और प्रूव कर देंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है। सेकेंड टाइम में हम नॉर्मल सब ग्रुप एज्यूम करके चलेंगे और इसे इक्वल प्रूव कर देंगे, राइट। तो दोनों तरह से हमें प्रूव करना होगा क्योंकि यहाँ पर IFF इफ लगा हुआ है, राइट, इफ एंड ओनली इफ। सो इन द फर्स्ट केस, केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, केस 1 में हम X H X इनवर्स इक्वल टू H लेकर चल रहे हैं फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब अगर X H X इनवर्स हमारा कैपिटल H के इक्वल है, तो यहाँ आप समझिएगा कि अगर कोई एलिमेंट इसके इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ सबसेट ऑफ H, राइट, वी कैन से। और अगर ये इसका सबसेट है, इट मींस ये इसे बिलोंग कर रहा है, X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H। और यही किसकी कंडीशन होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की। तो हम कह सकते हैं कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नाउ कन्वर्सली हम ये लेकर चल रहे हैं कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमने अज्यूम किया that H is normal subgroup of G, then what will be the condition? X H X inverse, अगर ये नॉर्मल सबग्रुप है तो ये इसे बिलोंग करेगा, यानी कि इसका सबसेट होगा, राइट, होगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब X बिलोंग्स टू G, इट विल इम्प्लाई दैट X इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि G एक ग्रुप है, उसका इनवर्स भी होगा X वाले एलिमेंट का। तो हम ये कह रहे हैं X इनवर्स X H X X inverse H X will be a subset of H for all X belongs to G। अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड इधर X ले लेती हूँ और इधर X inverse ले लेती हूँ, राइट। तो मैंने क्या करा, LHS और RHS दोनों में लेना पड़ेगा। हमने यहाँ X लिया और यहाँ पर X inverse लिया, तो सिमिलरली H के लेफ्ट साइड X और H के राइट साइड X inverse लेना पड़ेगा, इस तरह से ये टर्म हुआ, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस X से ये X इनवर्स कैंसिल हो रहा है और E मिल जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और X डॉट X इनवर्स ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ H। तो यहाँ पर रिमेनिंग बचा सिर्फ H। H इज अ सबसेट ऑफ X H X इनवर्स, राइट हैंड साइड में ये टर्म मिल गया था। तो X H X इनवर्स, ये इक्वेशन हो गई 2। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि ये इसका सबसेट है एंड RHS यहाँ पर LHS का सबसेट बन गई है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा, राइट।
सो हेंस द थ्योरम प्रूव्ड कि आपका ये टर्म इक्वल होगा, x h x इनवर्स विल बी इक्वल टू h. Now we will see in another theorem, and what it says that a subgroup of a group G will be a subgroup if left coset is equal to right coset. राइट, नॉर्मल सबग्रुप अगर है तो नॉर्मल सबग्रुप पर बेस्ड थ्योरम है ये. तो ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी सबग्रुप है किसी भी ग्रुप G का, कोई सबग्रुप है H, तो वो नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा if left coset of H in G is right coset of H. राइट, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें पता है दिस इज लेफ्ट कोसेट एक्स एच और कैपिटल एच और एक्स ये राइट कोसेट है. राइट, तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होगा. तो हम किस तरह से करेंगे, एक बार हम नॉर्मल सबग्रुप लेके चलेंगे और लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट को इक्वल दिखा देंगे, एंड सेकंड पार्ट में हम लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट को लेकर चलेंगे और दिखा देंगे कि नॉर्मल सबग्रुप है. राइट, बहुत छोटी सी थ्योरम है, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं. लेट एच बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. अगर नॉर्मल सबग्रुप है तो नॉर्मल सबग्रुप में अभी हमने एक थ्योरम प्रूव किया है एक्स इनवर्स इक्वल टू एच. ये होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. राइट, सो अगर मैं यहाँ दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ LHS में भी और RHS में भी, तो हमें ये पार्ट मिलने वाला है एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू एच एक्स. राइट, हमने क्या किया, दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. नाउ इस एक्स इनवर्स से ये एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर्म करेगा, इसकी वैल्यू ई मिलेगी, और ई के साथ हम किसी की भी मल्टीप्लाई करें तो वही टर्म मिलता है. तो वी कैन से एक्स एच इक्वल टू एच एक्स. राइट, ये इट मींस लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट. फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड. नाउ अब हमारा काम क्या है, कन्वर्सली अज्यूम दैट लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट. अब हम प्रूव कर देंगे कि ये नॉर्मल सबग्रुप है. राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस x को इधर लेकर जाएंगे तो ये इन्वर्स का हो जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर x है तो इधर 1/x होगा, और 1/x को x इन्वर्स लिख सकते हैं. राइट, तो हम लिखेंगे x h x इन्वर्स इक्वल टू h. और हमने अभी जस्ट प्रूव किया था इससे पहले वाली थ्योरम में कि किसकी कंडीशन है, नॉर्मल सबग्रुप की कंडीशन है. राइट, तो हम कह सकते हैं कि h इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g. हैज द थ्योरम प्रूव्ड. एक बार हम नॉर्मल सबग्रुप लेकर चले, हमने लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल दिखा दिया. अगेन हम लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल लेकर चल रहे हैं और नॉर्मल सबग्रुप शो कर रहे हैं. सो क्योंकि यहाँ पर IFF इफ लगा था, तो इफ वाले केस में हमें दोनों साइड को प्रूव करना होता है. राइट, सो दिस इज द थ्योरम. So now student, I am giving you a task. I have one more theorem and you will have to solve that. And our theorem is which you will have to solve. तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा. इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सबग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सबग्रुप. ये थ्योरम कह रही है कि किन्हीं भी दो नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सबग्रुप ही होगा. राइट, इस थ्योरम को आप एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा, काफी इजी थ्योरम है. नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परम्यूटेशन ग्रुप. सो व्हाट इज परम्यूटेशन ग्रुप? लेट एस बी अ फाइनाइट सेट. लेट, हमने एक सेट अज्यूम किया, दैट इज अ फाइनाइट सेट containing small n element, consisting small n elements. हमारे पास एक S finite element का सेट है जिसमें कि small n elements हैं. Then the set of all 1 1 onto mapping from S to S forms a group with respect to composition of mapping. अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है. राइट, तो परम्यूटेशन ग्रुप किसी भी सेट पर डिफाइन होता है एज अ मैपिंग. राइट, तो हम उस सेट की उस सेट में मैपिंग कर देते हैं. मतलब एस की, जैसे हमारा एस एक सेट है, हमने एस की एस से मैपिंग की, तो मैपिंग क्या होनी चाहिए, 1 1 onto मैपिंग. राइट, मैपिंग का टाइप क्या होना चाहिए, 1 1 एंड onto टाइप की मैपिंग होनी चाहिए. तो इस तरह का ग्रुप क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप. इस परम्यूटेशन ग्रुप को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n सिंबल्स ऑफ n डिग्री एंड डिनोटेड बाय s सफिक्स में n. तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम इसे किस तरह से डिनोट करते हैं. राइट, परम्यूटेशन ग्रुप को डिनोट करने के लिए, परम्यूटेशन ग्रुप आई थिंक आप क्लियर हुआ होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ. हमारे पास S एक सेट है, उस सेट की अगर मैं मैपिंग कर रही हूँ 1 1 onto टाइप की उस सेट में खुद से. राइट, यानी कि S की S में मैपिंग, तो वो कहलाएगा परम्यूटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप. नाउ वी विल सी अ एग्जांपल कि हम किस तरह से परम्यूटेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. So for representing permutation group, let's say Sn आपके पास n एलिमेंट है a1 a2 a3 and so on a1.
तब हम किस तरह से परम्यूटेशन ग्रुप F belongs to Sn लिखेंगे सच दैट F इक्वल टू, पहले इसके सारे एलिमेंट लिखे, राइट, क्योंकि मैपिंग है तो F इमेजेस होंगी हर एलिमेंट की, और सेकंड रो में हम हर एलिमेंट की F इमेजेस लिखते हैं, राइट। तो इस तरह से हम परम्यूटेशन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक A1 की F इमेज FA1, A2 की F इमेज FA2, A3 की F इमेज उसके नीचे FA3 एंड AN की F इमेज उसके नीचे FAN. So this is representing a permutation group where FA1, FA2 and FAN are F images of A1, A2 and AN respectively. Hope permutation group आपको clear है, permutation group की representation भी आपको clear है. Now we will see कि permutation को हम और किस तरह से represent कर सकते हैं. What is permutation basically? So हम permutation देखते हैं कि a one-one mapping of a finite set, one-one mapping of a finite set S onto itself is called permutation, right? यानी कि वन वन मैपिंग उस सेट की उस पर ही परम्यूटेशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल इट इज डिनोटेड बाय F इक्वल टू A1, A2, A3. हमारे पास लेट से 3 एलिमेंट है एस सेट में, तो A1 की F इमेज है A2, A2 की F इमेज है A1 और A3 की F इमेज है A3. तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैपिंग के थ्रू. A1 is related to A2, A2 is related to A1 and A3 is mapped with A3, right? So this is a permutation, राइट. अब हम परम्यूटेशन का दूसरा टाइप पढ़ते हैं. अभी हमें परम्यूटेशन क्लियर हुआ है, अब हम देखेंगे इक्वल परम्यूटेशन. तो स्टूडेंट मैं आपको डायरेक्ट इसको एग्जांपल से बता रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, सिंपल बेसिक सा टर्म है, होप आपको क्लियर होगा. तो इक्वल परम्यूटेशन क्या होता है? दो परम्यूटेशन ग्रुप आपस में इक्वल होंगे अगर उनकी एफ इमेजेस सेम है, उनके एलिमेंट्स की एफ इमेजेस सेम है. इट मींस वी कैन से दैट एफ इक्वल टू जी ए होना चाहिए, राइट, वेयर ए बिलोंग्स टू एस. ए सेट को बिलोंग करती है. अब एग्जांपल से शो करें, अगर एस, लेट से एस में ये 4 एलिमेंट हैं, एफ एक परम्यूटेशन ये दिया है, जी एक परम्यूटेशन ये दिया है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एफ और जी इक्वल परम्यूटेशन होंगे. तो हम चेक किस तरह से करते हैं, अगर एफ ए इक्वल टू जी ए होगा तब इक्वल परम्यूटेशन होगा, राइट. तो हम किस तरह से चेक करें, 1 एफ में किससे मैप है, 3 से, तो जी में भी अगर 1 3 से मैप्ड है तो हम देखते हैं जी में 1 3 से मैप्ड है, राइट. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव. देन 2 मैप्ड है हमारा एफ में 1 से, सिमिलरली जी में भी 2 1 से मैप्ड है. अगेन हम चेक करें, 3 मैप्ड है हमारा 2 से, 3 की मैपिंग 2 से हो रही है एफ में, सिमिलरली 3 की मैपिंग 2 से जी में हो रही है. अब 4 की मैपिंग हो रही है एफ में 4 से, सिमिलरली जी में भी 4 की मैपिंग हो रही है 4 से. सो एफ ए इक्वल टू जी ए, यानी कि जितने भी ए एलिमेंट्स है उनकी एफ इमेज एफ में और जितने भी ए एलिमेंट्स जी में है उनकी एफ इमेज जी ए जो है वो इक्वल है. सो दीज टू परम्यूटेशंस आर इक्वल, राइट. तो दो परम्यूटेशन इक्वल होंगे अगर हर एलिमेंट की एफ इमेज सेम होगी दोनों परम्यूटेशंस में, राइट. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी पर्टिकुलर सेट में कितने टोटल परम्यूटेशंस बन सकते हैं, तो टोटल परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से हमारे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो फैक्टोरियल n टोटल परम्यूटेशंस बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल let's say s equal to 1 to 3, then total permutation will be factorial 3 equal to 6. और ये हमने different permutation शो किए हुए हैं, राइट. ये इसमें हमने f 1 2 3 को 1 2 3 से मैप किया, इसमें 1 2 3 को 2 1 3 से मैप किया, सिमिलरली इसमें 1 2 3 को 1 3 2 से मैप किया. तो इस तरह से सारी पॉसिबल केसेस लिए तो हमें मिला फैक्टोरियल 3 यानी कि 6. सिमिलरली अगर किसी सेट में लेट्स से हमारे पास 5 एलिमेंट है तो टोटल फैक्टोरियल 5 आपके परम्यूटेशंस होंगे. Now next kind of permutation is identity permutation. So what is identity permutation? अगर आपकी A इमेज वही है जो कि एलिमेंट है, अगर आपकी F इमेज वही है, इट मींस IA इक्वल टू A होना चाहिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन के केस में. तो एग्जांपल से चेक करते हैं किस तरह का कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास. IA इक्वल टू A का क्या मतलब है? IA इक्वल टू A का मतलब है कि जो एलिमेंट है वो उससे ही खुद से मैप होना चाहिए, राइट. उसकी F इमेज वही एलिमेंट होना चाहिए. जैसे एग्जांपल A1 की F इमेज A1 है, A2 की F इमेज A2 है, AN की F इमेज AN है, राइट. सो दिस इज अ एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाएगा. नाउ नेक्स्ट परम्यूटेशन इज कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन. सो हाउ वी कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन या फिर कंपोजिट परम्यूटेशन. तो इसे निकालने के लिए लेट्स से F एक परम्यूटेशन ग्रुप है, G एक परम्यूटेशन ग्रुप है, एंड आई हैव टू फाइंड F डॉट G और FO G.
इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ जी बोलते हैं कंपोजिट को या फिर एफ ऑफ जी बोलते हैं, राइट। तो एफ ऑफ जी निकालने के लिए किस तरह से निकालेंगे, ए वन की एफ इमेज यहाँ चेक करेंगे एफ ए वन, राइट, और यहाँ पर जी में चेक करेंगे तो हम क्या पुट वैल्यू पुट कर देंगे एफ ए वन, एफ ए वन की जगह जी ए वन, राइट, क्योंकि जी वन यहाँ पर ए वन किससे मैप्ड है, यहाँ जी ए वन से, तो हम एफ ए वन की जगह जी ए वन लिख देंगे, राइट। अब अगर देखें ए टू एफ ए टू से मैप्ड है और इस वाले ग्रुप में ए टू जी ए टू से मैप्ड है, राइट, तो हम यहाँ ए टू लिखेंगे और यहाँ पर एफ ए टू की जगह जी ए टू आ जाएगा क्योंकि जी वाले ग्रुप में ये जी ए टू से मैप्ड था ए टू, राइट। तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कंपोजिट फंक्शन, बट होप आई थिंक कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा विदाउट एग्जांपल, तो वी विल कंसीडर एन एग्जांपल से समझने के लिए। अब एग्जांपल से समझते हैं आप किस तरह से कंपोजिट परम्यूटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर कैलकुलेटिंग कंपोजिट फंक्शन आई हैव गिवन an example. Let's say f equal to this one and g equal to this one. These are two permutation. I have to find FOG and GOF. Right. So for finding FOG, what I will do, I will write first f की value, then I will write g की value, इस तरह से। अब हमें इनका डॉट निकालना है, तो डॉट निकालने के लिए सिमिलरली इस तरह का क्वेश्चन हमने फंक्शन में भी देखा था अपने वीडियो लेक्चर में, तो सेम उसी तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे। किस तरह से, जैसे f is mapped with 2 in f and 2 is mapped with 2 in g, तो हम कह सकते हैं कि 1 will be mapped with 2, तो हमने 1 को मैप कर दिया है यहाँ पर 2 से, राइट। दूसरा भी देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। यहाँ पर f में देखें 2 3 से मैप्ड है और g में 3 1 से मैप्ड है, तो हम यहाँ पर 2 को FOG में 2 को 1 से मैप कर देंगे, तो 2 हमारा मैप हो जाएगा किससे, 1 से। अगेन चेक करें, 3 हमारा यहाँ 1 से मैप्ड है और 1 यहाँ हमारा 3 से मैप्ड है, तो हमारे आंसर में 3 हमारा 3 से मैप हो जाएगा, तो 3 इज मैप्ड विद 3, राइट। तो इस तरह से हम f ऑफ g निकाल सकते हैं, f ऑफ g को f डॉट g भी बोलेंगे। नाउ वी विल सी दैट हाउ टू फाइंड GOF। अगर आपको GOF निकालना है तो GOF के केस में फर्स्ट यू विल राइट द वैल्यू ऑफ g परम्यूटेशन, देन यू विल राइट द वैल्यू ऑफ f परम्यूटेशन। आपने ये दोनों वैल्यू लिखी, अब आप चेक करिए 1 यहाँ पर 3 से रिलेटेड है और नेक्स्ट वाले परम्यूटेशन में 3 1 से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं 1 1 से रिलेटेड होगा, 1 को 1 से मैप कर दिया। नेक्स्ट 2 यहाँ पर 2 से रिलेटेड है और नेक्स्ट वाले में 2 3 से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं 2 3 से रिलेटेड होगा, 2 को हमने 3 से रिलेट कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करें, 3 यहाँ पर 1 से रिलेटेड है और 1 यहाँ 2 से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं 3 को 2 से रिलेट कर सकते हैं, तो 3 इज रिलेटेड विद 3 इज मैप्ड विद 2। नाउ दिस वाज द कंपोजिशन फंक्शन। अब हम क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि f ऑफ g विल नॉट बी इक्वल टू GOF। इससे बहुत इंपॉर्टेंट हमारा नोट निकल कर आया है कि कंपोजिट फंक्शन ही इस तरह के फंक्शन इक्वल नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देखिए अलग आ रही है और यहाँ वैल्यू अलग आ रही है, डिफरेंट है दोनों वैल्यू, तो f ऑफ g विल नॉट बी इक्वल टू g ऑफ f। Now, next permutation is inverse of permutation. तो inverse निकालना is very easy and very simple. Inverse निकालने के लिए हम फर्स्ट रो को सेकंड रो और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना देंगे। इट मीन्स जो f इमेजेस हैं उनको ऊपर लिख देंगे f इनवर्स के लिए, और जो आपकी प्री इमेजेस हैं उनको हम नीचे लिख देंगे, यानी कि सेट की वैल्यू नीचे और उनका जो मैपिंग है वो ऊपर वाली रो में आ जाएगी, राइट। सो दिस इज एन इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ द f परम्यूटेशन सेट, राइट। नाउ व्हाट इज साइक्लिक परम्यूटेशन? तो स्टूडेंट साइक्लिक परम्यूटेशन अभी तक के परम्यूटेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इज वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ टफ नहीं है साइक्लिक परम्यूटेशन में। साइक्लिक परम्यूटेशन होता क्या है? नाउ लेट्स से s equal to a1 a2 and so on an be a finite set with n symbols, n symbols का finite set है। A permutation f is defined on as said to be cyclic permutation। cyclic permutation कब कहलाएगा? जब लेट्स से मैंने कहा हमारे पास 9 एलिमेंट है, राइट, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से, 4 5 से एंड सो ऑन 8 9 से, और वापस अगेन 9 1 से रिलेटेड है, देन क्या होगा, एक साइकिल फॉर्म हो जाएगी। तो सिमिलरली हम यहाँ पर कह सकते हैं fa1 इक्वल टू a2, fa2 इक्वल टू a3 एंड सो ऑन fan-1 इक्वल टू fn an एंड an वापस से a1 से रिलेटेड होगा, तो उस केस में साइकिल फॉर्म होगी और जिस तरह का परम्यूटेशन होगा उसे हम बोलेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन। इसे हम एग्जांपल से समझें। लेट्स से ऐसे एक सेट है 1 2 3 4 और f आपका परम्यूटेशन दिया है ये,
तो हम कह सकते हैं ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है। अब हम चेक करें कि किस तरह साइक्लिक परम्यूटेशन हम इसे बोल पा रहे हैं। तो हम यहाँ पर चेक करें कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 आपका 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है एंड 4 वापस 1 से रिलेटेड है। यानी कि हम 1 से स्टार्ट किया था हमने और 1 पर ही हम आ गए हैं। सो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है एंड अगेन 4 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज मैप्ड विद 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक साइकिल बन रहा है। ये अगर इस तरह से एक साइकिल बनता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है। होप ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा। अब इस साइकिल को हम रिप्रेजेंट किस तरह से, यानी कि इस साइकिल से हमें कोई आपका सेट दिया है उसमें साइकिल प्रेजेंट है तो हम उसका परम्यूटेशन किस तरह से लिखते हैं तो हम वो चेक करते हैं, राइट। लेट्स से एक आपकी साइकिल फॉर्म हो रही है किसी परम्यूटेशन ग्रुप में जिसमें कि 9 एलिमेंट्स हैं, राइट। 1 2 3 एंड सो ऑन 9 एलिमेंट्स हैं और इसमें साइकिल है 1 3 4 2 6। साइकिल का मतलब क्या है कि 1 is mapped with 3, 3 is mapped with 4, 4 is mapped with 2, 2 is mapped with 6 and again 6 is mapped with the first element, it means 1, राइट। तो ये एक तरह की साइकिल बन रही है। अब इसको मुझे परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगी जिसमें कि 9 एलिमेंट्स हैं, राइट। So we will write then the permutation is written as f equal to, सबसे पहले 1 3 4 2 6 को हमने इस तरह से लिखा 1 3 4 2 6। 1 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है जैसे कि साइकिल में दिया हुआ है, 4 2 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है साइकिल के अकॉर्डिंग एंड 6 1 से रिलेटेड है। बट अभी हमारा परम्यूटेशन कंप्लीट नहीं हुआ। परम्यूटेशन में टोटल 9 एलिमेंट्स आने हैं। तो अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है यानी कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, अभी क्या रिमेनिंग है 5। सो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 को 5 से मैप कर देंगे। 6 आ चुका है यहाँ पर, राइट। तो 7 लिखेंगे, 7 को 7 से मैप कर देंगे। सिमिलरली 8 को 8 से मैप कर देंगे एंड 9 को 9 से एलिमेंट कर देंगे। क्योंकि टोटल परम्यूटेशन में हमारे 9 एलिमेंट्स है तो हमें सारे 9 लिखने कंपलसरी है, राइट। अब डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती हैं? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट साइकिल, जो कि साइकिल से ही रिलेटेड है। तो डिसजॉइंट साइकिल वो साइकिल्स होती हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका ये सेट है, इस सेट पर एक साइकिल है 1 4 5, दूसरी साइकिल है 2 3 6। सो एफ एंड जी आर डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल्स क्यों है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट दोनों में एफ और जी में कॉमन नहीं है और अगर कॉमन नहीं होता तो हम उन्हें डिसजॉइंट साइकिल्स बोलते हैं। नाउ परम्यूटेशन का आई थिंक लास्ट टॉपिक है, दैट इज इवन एंड ऑड परम्यूटेशन। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इवन एंड ऑड परम्यूटेशन होता है, लेट्स से कि आपके पास टोटल इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आ रहे हैं किसी भी परम्यूटेशन में। अब ट्रांसपोजिशन क्या होता है? एक टर्म आता है ट्रांसपोजिशन। सो ट्रांसपोजिशन इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। यानी कि दो लेंथ की साइकिल ट्रांसपोजिशन कहलाएगी। तो इवन परम्यूटेशन क्या होगा? इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर उसमें है किसी भी परम्यूटेशन में तो वो इवन परम्यूटेशन कहलाएगा एंड अगर ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है तो वो ऑड परम्यूटेशन कहलाएगा। आई होप इट इज क्लियर डेफिनेशन से कि अगर इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं तो इवन परम्यूटेशन और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस हैं तो ऑड परम्यूटेशन कहलाएगा, राइट। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। आई थिंक एग्जांपल से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि एग्जांपल से हम ज्यादा बेटर वे में समझ पाते हैं चीजें। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि आपको एक परम्यूटेशन दिया हुआ है, दिस वन इज इवन। हमें ये शो करना है कि ये इवन परम्यूटेशन है। अब इवन परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपके पास इवन ट्रांसपोजिशंस होंगे, राइट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करें कि क्या साइकिल बन रही है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या है कि दो लेंथ की साइकिल, राइट। सो हम यहाँ पर देखें 1 is related to 7, then 7 is related to 2, 2 is related to 3 and 3 is related to 1, राइट। सो हम 1 से चले थे और 1 पर आ गए तो हमें ये दिखा कि 4 लेंथ की साइकिल बनी। यानी कि हमने लिखा 1 को 1 7 7 2 2 3 एंड 3 1, इस तरह से हमने परम्यूटेशन लिख दिया 4 लेंथ का, राइट। फिर अगेन हम यहाँ क्वेश्चन में चेक करें, एक साइकिल और बन रहा है 4 इज रिलेटेड टू 8 एंड 8 इज अगेन रिलेटेड टू 4। तो 4 से स्टार्ट किया था 4 पर आ गए तो हम कह सकते हैं दो लेंथ की साइकिल बनी 4 8 एंड 8 4, राइट। अब क्योंकि 5 इज रिलेटेड टू 5 ये खुद में एक साइकिल बन रही है 1 लेंथ की, 6 और 6 ये खुद में एक साइकिल बन रही है 1 लेंथ की। तो हमने इसे एज इट इज रहने दिया।
नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इस साइकिल को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1723। हमने लिखा 1723, क्यों? क्योंकि 1 7 से रिलेटेड है, 7 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, एंड अगेन 3 1 से रिलेटेड है। तो साइकिल बनी, इसलिए हमने इसे 1723 लिखा। देन 4 8 एक साइकिल है, 5 सिंगल लेंथ की साइकिल है और 6 सिंगल लेंथ की साइकिल है, राइट। तो हम कहते हैं 2 लेंथ की साइकिल को ट्रांसपोजिशन। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जो 4 लेंथ वाली साइकिल है इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, पहले 1 7 ले लें साथ में, देन 1 2 ले लें, देन 1 3 ले लें, राइट। तो हमने क्या लिखा, F1 7 1 2 1 3, और ये 4 8 आपका ट्रांसपोजिशन एक ये है, राइट। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है, 2 लेंथ की साइकिल। हमारे यहाँ पास कितनी साइकिल्स मिली, 2 लेंथ के कितने ट्रांसपोजिशन मिले, एक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो we know that 4 is an even number, so this transposition, this permutation will be even. So we can say that F is expressed as product of 4 transposition, therefore F is even permutation. Definition से clear है कि even number of transpositions होंगे तो आपका जो term होगा वो even permutation होगा, right? Again we can see another example. We have given a permutation and we have to show that it is a odd permutation. राइट। सो और परमुटेशन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी साइकिल्स फाइंड आउट करनी होंगी इसमें। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 1 एक लेंथ की साइकिल बन रही है, राइट। हमने यहाँ लिखा 1 and 1। अगेन देखा 2 4 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है, 6 8 से रिलेटेड है एंड 8 2 से रिलेटेड है। इट मीन्स 2 से स्टार्ट किया था और 2 हमें मिल गया, तो हम कह सकते हैं 2 4 6 8 साइकिल बनी, हमने साइकिल को अलग ब्रेक कर दिया, परमुटेशन को हम ब्रेक करते हैं। देन हमने देखा 3 बच रहा है, 3 और 3 1 लेंथ की साइकिल बनी, हमने सेपरेट कर लिया। 5 एंड 5 लेंथ की साइकिल, एक लेंथ की साइकिल बनी, इसे हमने अलग लिखा। एंड 7 और 7 इज मैप्ड टू 7, इसको हमने अलग सेपरेट किया। अब हम यहाँ देखते हैं कितने ट्रांसपोजिशन बन सकते हैं। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सिंगल लेंथ का है, ये ट्रांसपोजिशन बनने में हेल्प नहीं करेगा। ये भी सिंगल लेंथ है, इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। ये भी सिंगल लेंथ है, इसे भी इग्नोर किया एंड हमने इसे भी इग्नोर किया क्योंकि ये सिंगल सिंगल लेंथ वाले हैं, राइट। अब हम देखें 2 4 6 8 इसके कितने ट्रांसपोजिशन हम बना पाएंगे। तो पहला ट्रांसपोजिशन बनाया 2 4, देन 2 6 एंड देन थर्ड 2 8। तो हमने 2 4 2 6 2 8 में ब्रेक किया इस साइकिल को। अब हम कह सकते हैं कि हम कितने प्रोडक्ट के टर्म में लिख पा रहे हैं, 3 प्रोडक्ट के टर्म्स मिल रहे हैं और 3 क्या है, एक ऑड नंबर। सो वी विल से दैट दिस इज ऑड, राइट। आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। इसमें हमने सबसे पहले ग्रुप्स देखे, सब ग्रुप देखा, सब ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। देन हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा, नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज एंड उसकी थ्योरम्स देखी, एंड एट लास्ट वी स्टडीड परमुटेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में ज़्यादा हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, काफ़ी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर क्लियर होगा। Thank you so much students for watching this video.